हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA 6 पब्लिक पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13। What are the various techniques for identifying policy proposals? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि पॉलिसी प्रपोजल्स आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से तरीके यूज किए जाते हैं। मतलब सरकार, एक्सपर्ट्स और पब्लिक इश्यूज को देखकर पॉलिसीज बनाने के लिए सर्वेज, फोरकास्टिंग, पायलट स्टडीज, एक्सपर्ट एडवाइस और पब्लिक पार्टिसिपेशन जैसे टेक्निक्स कैसे काम आती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिसी प्रपोजल्स वो ऑल्टरनेटिव्स या सॉल्यूशंस होते हैं जो पॉलिसी मेकर्स किसी पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसिडर करते हैं। यह पॉलिसी साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि कौन सी अप्रोच सबसे फीजिबल और इफेक्टिव होगी। आज के टाइम में प्रपोजल्स आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिफिक, रिसर्च बेस्ड और पार्टिसिपेटरी मेथड्स यूज किए जाते हैं। इस आंसर में हम उन्हीं टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. प्रॉब्लम एनालिसिस और रिसर्च टेक्निक्स। सर्वेज और ओपिनियन पोल्स। पब्लिक का फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पॉलिसी मेकर्स को समझ आता है कि लोगों की रियल प्रॉब्लम्स क्या है। फील्ड रिसर्च और केस स्टडीज। लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स यूज की जाती है। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। सेंसस और NSSO सर्वेज जैसे डाटा से गवर्नमेंट को प्रायोरिटी इश्यूज आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जरूरत हंगर और मैलन्यूट्रिशन के डाटा से समझ आए। 2. फोरकास्टिंग और सिनेरियो बिल्डिंग। ट्रेंड एनालिसिस। पास्ट और प्रेजेंट डाटा को देखकर फ्यूचर के प्रॉब्लम्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं। सिनेरियो बिल्डिंग। डिफरेंट फ्यूचर सिचुएशंस का एनालिसिस करके देखा जाता है कि कौन सी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होगी। सिमुलेशन मॉडल्स। पॉलिसीज को टेस्ट करने के लिए मॉडल्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज JYA डिटार फोरकास्टिंग मॉडल्स पर बेस्ड होती है। 3. कंसल्टेशन और एक्सपर्ट टेक्निक्स। एक्सपर्ट कमिटीज और कमीशंस गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स की मदद से नए प्रपोजल्स बनाती है। डेल्फी टेक्निक। एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन अनोनिमस देते हैं और फिर कंसेंसस डेवलप होता है। थिंक टैंक्स और रिसर्च बॉडीज जैसे NITI आयोग जो नए रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्रपोजल्स दिए। 4. पायलट प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंटेशन और कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक्स। पायलट स्टडीज। पॉलिसी को छोटे एरिया में टेस्ट करके उसकी फीजिबिलिटी चेक होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA। देखा जाता है कि बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा हैं या नहीं। इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट एवेल्युएट किया जाता है। एग्जाम्पल, आधार स्कीम पहले कुछ स्टेट्स में पायलट टेस्ट हुई थी। 5. पार्टिसिपेटरी और पॉलिटिकल टेक्निक्स। पब्लिक हियरिंग्स और कंसल्टेशंस। सिटीजन्स डायरेक्टली अपना ओपिनियन देते हैं। NGO और प्रेशर ग्रुप्स ये इश्यूज को हाईलाइट करके पॉलिसीज बनवाने में मदद करते हैं। पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज। इलेक्शन प्रोमिसेस भी अक्सर पॉलिसी प्रपोजल्स का बेस बनते हैं। एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सिविल सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बना। कंक्लूजन। पॉलिसी प्रपोजल्स आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपर्ट एडवाइस और पब्लिक पार्टिसिपेशन सभी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। जब डाटा ड्रिवन एविडेंस को सिटीजन पार्टिसिपेशन के साथ कंबाइन किया जाता है, तब हाई पॉलिसीज इफेक्टिव और डेमोक्रेटिक दोनों होती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 14. Bring out the relationship between political and permanent executive in policy implementations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे मंत्री और इलेक्टेड लीडर्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कैसे साथ काम करते हैं। हमें उनके रोल्स, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स और बैलेंस ऑफ पावर एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स के बीच होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं मिनिस्टर्स और इलेक्टेड लीडर्स जो पॉलिसी गोल्स डिसाइड करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में होते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन दोनों के बीच समांज और कोऑर्डिनेशन गवर्नेंस की एफिशिएंसी तय करता है। वुड्रो विल्सन के पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी और एप्पलबी के पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूम थियरी इस रिलेशन को समझाते हैं। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स और नेता जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज सेट करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स जो परमानेंट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज देते हैं। एग्जाम्पल, भारत में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जबकि आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्वेंट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। इस डिफरेंस की वजह से दोनों में कभी कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है और कभी टेंशन। 2. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बताता है क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव बताता है कैसे करना है, मेथड्स और प्रोसेसेस। एग्जाम्पल, एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स में मिनिस्टर गोल्स डिसाइड करता है और ब्यूरोक्रेट्स उससे ग्राउंड पर लागू करते हैं। गाइडेंस और एडवाइस। ब्यूरोक्रेट्स रिसर्च, डाटा और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। मिनिस्टर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो के हिसाब से डायरेक्शन देते हैं। 3. कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस। न्यूट्रलिटी वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर। ब्यूरोक्रेट्स से एक्सपेक्टेड होता है कि वो न्यूट्रल रहे, पर पॉलिटिशियंस कभी कभी अपने फायदे के लिए प्रेशर डालते हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पॉलिटिशियंस इलेक्शन साइकिल के छोटे गोल्स पर फोकस करते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, एक्सेसिव कंट्रोल और पेपरवर्क से पॉलिसीज डिले हो जाती है। करप्शन और मिसयूज। जब कोऑर्डिनेशन वीक हो तो स्कीम्स में करप्शन या फेवरेटिज्म बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं जब मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। 4. बैलेंस्ड रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। दोनों का रिस्पेक्ट और कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी। मिनिस्टर्स लोगों और पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस। पार्टनरशिप मिसयूज ऑफ पावर को रोकती है। गुड गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन वेलफेयर तभी होता है जब दोनों मिलकर काम करें। फ्रीडरिक फाइनर डिबेट भी ये बताता है कि पॉलिटिशियंस लोगों को अकाउंटेबल होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बैलेंस करनी होती है। कंक्लूजन, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशनशिप एक बैलेंस है, जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी का डायरेक्शन देता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली होते हैं, लेकिन दोनों का कोऑपरेशन हाई गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाता है। अच्छी सरकार और गुड गवर्नेंस तभी मुमकिन है जब दोनों एक दूसरे की रोल को रिस्पेक्ट करें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 15. Discuss the changing role of the legislature. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि लेजिस्लेचर का रोल समय के साथ कैसे बदला है। पहले इसका मैं काम लॉ मेकिंग, रिप्रेजेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी था, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन, पार्टी पॉलिटिक्स, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस और टेक्नोलॉजी के वजह से इसका रोल अलग तरीके से डेवलप हुआ है। हमें इंडिया और अन्य डेमोक्रेसीज के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ मिलकर सिस्टम चलता है। पहले इसका मेन रोल लॉ बनाना, लोगों का रिप्रेजेंटेशन और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना था। लेकिन आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव्स, पार्टी डिसिप्लिन, ग्लोबलाइजेशन और कोalition पॉलिटिक्स के वजह से लेजिस्लेचर का रोल बदल गया है। आइए डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल रोल ऑफ लेजिस्लेचर। लॉ मेकिंग। सबसे पहले लेजिस्लेचर को एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी माना जाता था। रिप्रेजेंटेशन। लेजिस्लेटर्स लोगों के इश्यूज को उठाकर स्टेट तक पहुंचते थे। अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और डिबेट्स के जरिए एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाया जाता था। एग्जाम्पल, इंडिया में क्वेश्चन आवर और डिबेट्स से मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता था। 2. डिक्लाइन ऑफ लॉ मेकिंग रोल और एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस का राइज। आज के टाइम में लॉस ज्यादातर एग्जीक्यूटिव बनाता है और लेजिस्लेचर उन्हें सिर्फ अप्रूव करता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के वजह से एग्जीक्यूटिव के हाथ में रूल मेकिंग पावर ज्यादा हो गई है।
पार्टी डिसिप्लिन और एंटी डिफेक्शन लॉ के वजह से लेजिस्लेटर्स इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। एग्जाम्पल, इंडिया में प्राइवेट मेंबर्स बिल्स बहुत कम पास होते हैं। यूएस में फॉरेन पॉलिसी ज्यादा एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होती है। 3. ओवरसाइट और पॉलिसी इन्फ्लुएंस में एक्सपेंशन। अब लेजिस्लेचर का फोकस ज्यादा पॉलिसी को रिव्यू और मॉनिटर करने पर हो गया है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, बजट अप्रूवल और स्टैंडिंग कमिटीज के जरिए पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जाता है। टेक्नोलॉजी और लाइव सेशंस की वजह से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। एग्जाम्पल, इंडिया का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी सरकार के खर्च को चेक करता है। यूके के सिलेक्ट कमिटीज भी बहुत पावरफुल बन गए हैं। 4. ग्लोबलाइजेशन, मीडिया और रिप्रेजेंटेशन का नया संदर्भ। ग्लोबल एग्रीमेंट्स जैसे WTO और IMF कभी कभी डोमेस्टिक लेजिस्लेचर की पावर को लिमिट कर देते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से लेजिस्लेटर्स पर कांस्टेंट पब्लिक प्रेशर रहता है। आज लेजिस्लेचर एक डिबेटिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा बन गया है जहां विजिबिलिटी और लोगों के इश्यूज हाईलाइट होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में OTT रेगुलेशन और डाटा प्राइवेसी के इश्यूज पर डिबेट्स चलती रहती है। यूएस में ट्रेड ट्रीटीज कभी कभी लेजिस्लेचर के बिना फाइनलाइज हो जाते हैं। 5. चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेचर। सेशंस में डिसरप्शन की वजह से प्रॉपर डिबेट नहीं हो पाता। पॉपुलिज्म और पार्टी पॉलिटिक्स रैशनल डिस्कशंस को ओवरशैडो कर देते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ ने लेजिस्लेटर्स की इंडिपेंडेंस को कम कर दिया है। जुडिशरी, मीडिया और NGOs कई बार लेजिस्लेचर के ट्रेडिशनल रोल्स को अपने हाथ में ले लेते हैं। कंक्लूजन, लेजिस्लेचर का रोल लॉ मेकिंग से बदलकर ज्यादा ओवरसाइट और रिप्रेजेंटेशन पर शिफ्ट हो गया है। एग्जीक्यूटिव और ग्लोबलाइजेशन ने इसका लॉ मेकिंग रोल कम कर दिया है, लेकिन ये अभी भी डेमोक्रेसी का एक वाइटल ऑर्गन है। इफेक्टिव बनने के लिए लेजिस्लेचर को अपनी कमिटी सिस्टम और डिबेट्स को और स्ट्रांग बनाना होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 16. Write a note on the major dimensions of policy analysis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पॉलिसी एनालिसिस के मुख्य डायमेंशंस यानी पहलू समझने हैं। मतलब जब हम पॉलिसीज को स्टडी करते हैं तो किन किन एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इक्विटी, पॉलिटिकल फीजिबिलिटी, etc. हर डायमेंशन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिसी एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें पब्लिक पॉलिसीज को इवैल्यूएट किया जाता है। इसका एम होता है ये समझना कि पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं, रिसोर्सेस सही यूज हो रहे हैं या नहीं, और क्या ये समाज के लिए फेयर और सस्टेनेबल है। हैरोल्ड लिसवेल जैसे स्कॉलर्स ने कहा कि पॉलिसी एनालिसिस प्रॉब्लम ओरिएंटेड और मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए। इस आंसर में हम पॉलिसी एनालिसिस के मेजर डायमेंशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि पॉलिसी अपने गोल्स अचीव कर रही है या नहीं। सवाल ये होता है, क्या पॉलिसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है जिसके लिए बनाई गई थी। एग्जाम्पल, MG नरेगा स्कीम अगर गरीबी कम करने में मदद करती है तो वो इफेक्टिव है। 2. एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकलना, यानी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और आउटपुट मैक्सिमम हो। एग्जाम्पल, अगर एक हेल्थ प्रोग्राम कम खर्चा करके हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट देता है तो वो एफिशिएंट माना जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस से एफिशिएंसी मेजर होती है। 3. इक्विटी एंड फेयरनेस। इक्विटी देखता है कि पॉलिसी के बेनिफिट्स और बर्डन सोसाइटी के अलग ग्रुप्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जस्टिस, फेयरनेस और इंक्लूजन इसके सेंटर में होते हैं। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन पॉलिसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटीज देकर सोशल इक्विटी प्रमोट करती है। 4. पॉलिटिकल फीजिबिलिटी। पॉलिटिकल फीजिबिलिटी का मतलब है कि पॉलिसी पॉलिटिकल लीडर्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स और पब्लिक को एक्सेप्ट है या नहीं। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला तो बेस्ट पॉलिसी भी फेल हो सकती है। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अक्सर फार्मर्स के प्रोटेस्ट की वजह से पॉलिटिकली फीजिबल नहीं हो पाते। 5. एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी। इसका मतलब है कि क्या ब्यूरोक्रेसी के पास इनफ रिसोर्सेज और कैपेसिटी है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल, डिजिटल इंडिया स्कीम तभी सक्सेसफुल होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्ड स्टाफ अवेलेबल हो। 6. सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी देखता है कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करेगी और रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट तो नहीं करेगी। एग्जाम्पल,
एनवायरमेंटल पॉलिसीज को डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बैलेंस के साथ चलाना होता है। 7. एथिकल एंड वैल्यू डायमेंशंस। पॉलिसी हमेशा एथिकल स्टैंडर्ड्स और सोशल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल, हेल्थ पॉलिसी को डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स और इक्वल एक्सेस का ध्यान रखना जरूरी है। अगर एथिक्स इग्नोर किए गए तो पब्लिक डिस्ट्रस्ट और अनरेस्ट हो सकता है। कंक्लूजन, पॉलिसी एनालिसिस एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इक्विटी, फीजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स सभी को कंसिडर करना पड़ता है। हर डायमेंशन एक अलग लेंस देता है जिससे पॉलिसी को समझा जा सकता है। मेरी ओपिनियन में एक अच्छी पॉलिसी वही है जो सिर्फ रिजल्ट्स हाई नहीं देती बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और सोशली जस्ट भी होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।